देखिए, हमने वितरण मानचित्रों में ये देखा कि मोटे तौर पे हम उनको दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसमें से एक तो वो हैं जो मात्रात्मक हैं, और एक वो हैं जो गुणात्मक हैं। अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे मात्रात्मक के। हमने सम्मान रेखा मानचित्र बनाना सीखा, हमने वर्णमात्री मानचित्र कोरोप्लेथ बनाना सीखा, हमने इसके बाद में फ्लो मैप्स, जो एक तरह के यातायात प्रवाह मानारेख हैं, हमने उनको बनाना सीखा। उसके बाद हमने समकालिक रेखा मानचित्र जो आइसोक्रोनिक मैप्स हैं उनको बनाना सीखा, और ये सब हमने देखा कि ये मात्रा आधारित है। इसके अंदर हम जो भी प्रदर्शन करते हैं, हम स्ट्रिक्टली उसके अंदर एक निश्चित स्केल को लेकर और हम उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक स्केल तो होती है मैप की, और एक स्केल जो हम लेते हैं वो होती है हमारे डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है गुणात्मक मानचित्र। ठीक है, तो जो गुणात्मक विधियों से तैयार किए गए गुणात्मक मानचित्र हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमारे कोर्स में मोटे तौर पे दो मानचित्र इस श्रेणी के हैं, और उसमें से जो पहला मानचित्र है वो है कोरोक्रोमैटिक। वो है कोरोक्रोमैटिक। ठीक है, तो जब हम कोरोक्रोमैटिक मैप्स की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, इसको हम कलर पैच मेथड भी कहते हैं, रंगारेख विधि भी हम इसको इसको बोलते हैं, और ये अमात्रात्मक या यूं कहें कि ये गुणात्मक विधि है, और इनसे बने हुए मानचित्र गुणात्मक मानचित्र की श्रेणी में आते हैं। तो अमात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की यह एक बहुत ही सरल और लोकप्रिय विधि है। ठीक है, और इस विधि के अनुसार बनाए गए वितरण मानचित्रों को हम कई प्रकार के नामों से पुकारते हैं। हम इनको रंगारेख मानचित्र बोलते हैं, हम इनको रंगक मानचित्र बोलते हैं, टिल्ट मैप बोलते हैं, हम इनको वर्ण मानचित्र, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण मानचित्र बोलते हैं, और निश्चित रूप से हम अंग्रेजी में इनको कोरोक्रोमैटिक मैप्स की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमने टिल्ट जो मेथड है उसका इस्तेमाल हमने क्वांटिटेटिव टिल्ट मैप बनाने के लिए भी किया था, आपको यदि ध्यान हो तो। और उसमें हमने क्या किया था कि कोरोप्लैथ मैप्स के अंदर, वर्णमात्री मानचित्र के अंदर, है ना, मात्री वर्ण मात्री मानचित्र, ठीक है, मात्री आ रहा है ना, ठीक है, तो बेसिकली कोरो मतलब स्थान और प्लेथ मतलब मात्रा, ठीक है, और वो मात्रात्मक मानचित्र है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी निश्चित मात्रा के हिसाब से कलर जो होता है जिसका हम चुनाव करते हैं उसकी भिन्न भिन्न आभाओं का को यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने ब्लू कलर चुन लिया, तो हम क्या करते हैं, उस वो जो ब्लू कलर है, हम उसका लाइट ब्लू से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लाइट जो कलर लेके उसका, और फिर हम अलग अलग शेड्स लेकर और डीप डार्क ब्लू तक के शेड्स लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे हमारे को कितनी क्लासेस दिखानी है, उसी हिसाब से हम शेड्स का चुनाव करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ चूंकि शेड्स जो हैं वो मात्रा के हिसाब से बदलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे हमारी एटलसेस के अंदर, जैसे आप देखो कि जो समुद्री भाग है उनकी गहराई जो है वो नीली आभा के द्वारा दिखाई जाती है, और तटों के पास में वो आभा बिल्कुल कमजोर होती है, एकदम वाइट के पास में होती है, और बहुत गहरे भाग जो होते हैं वो गहरे नीले दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि उसमें जो हम कलर का चुनाव करते हैं और कलर का जो हम नक्शे में कलर भरते हैं वो निश्चित मात्रा के अनुसार हम लोग भरते हैं। ठीक है, जैसे 2000 मीटर से 3000 मीटर की गहराई में हम कौन सा कलर भरेंगे। क्लियर। तो यदि हम उस तरह से यदि टिल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है वो मात्रात्मक विधि की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हम सामान्यतः टिल्ट का जो इस्तेमाल है
वो केवल और केवल अलग अलग इकाइयों को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वहाँ कोई मात्रा का परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, उन 33 जिलों को आप केवल और केवल हरे रंग की भिन्न भिन्न आभाओं के द्वारा उनके क्षेत्र दिखाते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसमें इस तरह से रंगों का चुनाव करते हो कि आपको हर एक जिला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हर एक जिले की बाउंड्री और उसके आसपास के जो पड़ोसी जिले हैं, उस जिले का क्षेत्रफल हमें स्पष्ट देखते ही हमें सुस्पष्ट हो जा रहा है। तो ये बेसिकली अमात्रात्मक रंगक मानचित्र है, टिल्ट मैप है, ठीक है। अब देखिए, रंगों के प्रयोग करते हैं तो इसी कारण, क्योंकि हम रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये थोड़े से दिखने में आकर्षक होते हैं, दिखने में थोड़े से आकर्षक होते हैं, ठीक है। और रंगों के प्रयोग के फलस्वरूप ये मानचित्र जो है, ये वितरण को बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और इन मानचित्रों में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर हम स्पष्ट करते हैं। और आज की जो हमारी तकनीक है, जिसे हम रिमोट सेंसिंग जीआईएस मैप्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखना कि हम सदैव जो है, जो रंगों का इस्तेमाल यदि करते हैं, भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल, तो निश्चित रूप से हमारा जो मूल उद्देश्य होता है, वो होता है रंगारेख विधि को अपनाना, ठीक है। और जब हम एक ही कलर की भिन्न भिन्न आभाएं मात्रा अनुसार लेते हैं, तब फिर हम एक तरह से मान लीजिए कि हम कोरोप्लैथ जो मैप्स हैं, ठीक है, उन्हीं को रंग की भिन्न भिन्न छाया या आभाओं के द्वारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रंगारेख आरेख जो हैं, ये आजकल बहुत प्रचलन में है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग जीआईएस के मैप्स आप देखो तो उसमें भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करने का प्रचलन आज बहुत ज़्यादा है। प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टियों के प्रकार आदि को प्रदर्शित करने के लिए इस विधि का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। जैसे प्राकृतिक प्रदेशों में आप जैसे मान लो आप वन क्षेत्र दिखा रहे हो, ठीक है। वन क्षेत्र के बाद मान लीजिए कि आप दूसरे क्षेत्रों को दिखा रहे हो, है ना। तो आप भिन्न भिन्न जैसे कृषि क्षेत्रों को दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है, उनको भिन्न भिन्न रंगों के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे आप यदि बात करो पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, तटीय भाग, ये भी प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है। तो इनको भी आप भिन्न भिन्न रंगों के द्वारा दिखा सकते हो, ठीक है। किसी वनीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों वाले जो क्षेत्र हैं, उनको भी आप भिन्न भिन्न रंगों से दिखा सकते हो, है ना। जैसे भारत के मानचित्र में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रदर्शन है, अर्थात ये प्रशासनिक मानचित्र है, उसको भी आप भिन्न भिन्न रंगों से दिखा रहे हो। जैसे कि देखो, ये अगले मैप्स के अंदर देखिए, यहाँ पर केवल भारत और उनके राज्य दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कोई मतलब नहीं है कलर्स का मात्रा से, केवल और केवल इकाइयों को सुस्पष्ट करने के लिए यहाँ रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो स्पष्ट दिखाई दें। बस ये एकमात्र हमारा उद्देश्य है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उदाहरण है रंगारेख आरेख का। फिर इसके अंदर देखो जो और उदाहरण ले रखे हैं, जैसे अब राजनीतिक की बात करें तो पूरे विश्व में जिस तरह मैंने आपको अभी भारत में राज्यों को दिखाया हुआ दर्शाया है, ठीक उसी प्रकार विश्व मानचित्र के ऊपर आप अलग अलग देशों को भी इसी सेम विधि से दिखा सकते हो। अब भूमि उपयोग के प्रकार, जैसे मान लो आप किसी नगरीय क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया को अलग कलर से दिखा रहे हो, एग्रीकल्चरल एरिया को अलग कलर से दिखा रहे हो, रेजिडेंशियल एरिया को अलग कलर से दिखा रहे हो, कॉमर्शियल एरियाज को अलग कलर से दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि जो आपका लैंड यूज मैप है पूरे आपके शहर का, ठीक है, उसको ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा एक्सप्रेसिव तरीके से
आप रंगारेख विधि से प्रदर्शित कर रहे हैं। भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में भी हम अलग अलग जो बैंड्स हैं, रॉक्स के जो अलग अलग बैंड्स हैं, जो बेल्ट्स हैं, उनको भिन्न भिन्न रंगों के द्वारा दिखा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण मैं दे ही चुका हूँ। जैसे भारत का मिट्टी मानचित्र है ना? तो जो भारत में हमारी जो संस्था है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जो संस्था है, उसने 8 प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई है। तो भारत में वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ जहाँ-जहाँ पाई जाती है, उसके लिए यदि 8 भिन्न-भिन्न रंगों का आप इस्तेमाल करके और पूरे भारत में मिट्टियों का वितरण दिखाते हो, तो वो भी रंगारेख जो आरेख है, उन्हीं की श्रेणी में आता है। तो देखिए, यहाँ कहीं भी हम मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, ये मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। और इस विधि में रंगों का प्रयोग मानचित्रकार स्वतंत्र रूप से करता है, ठीक है? तो इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आप सीकर के अंदर, जैसे मान लो आप राजस्थान का मैप दिखा रहे हो, उसमें जिले दिखा रहे हो, है ना? और जिलों में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीकर में हरा ही भरो, आप सीकर में नीला कलर भी भर सकते हैं, आप लाल भी भर सकते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखोगे कि सीकर के चारों तरफ जो लगे हुए जिले हैं, आप उनके जो रंग हैं, उनसे भिन्न रंग लोगे, ताकि सीकर आपको सुस्पष्ट, सीकर का पूरा क्षेत्र आपको सुस्पष्ट तरीके से दिखाई दे, ठीक है? और चूंकि इस विधि में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंग भी प्रयोग में किए जाते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, जैसे हम जो बनाते हैं जीआईएस और रिमोट सेंसिंग मैप्स, अब उसके अंदर क्या किया हमने, हमने इसमें कुछ रंग निश्चित कर लिए कि भाई इस चीज़ को हम इस ही रंग से दिखाएंगे, ठीक है? तो वहाँ ज़रूर हम प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल का फॉलो करने का मूल कारण ये है, ताकि आपके द्वारा बनाए गए मानचित्र को यदि दुनिया में कोई भी आदमी उसका रेफरेंस लेना चाहे, उसको समझना चाहे, तो आसानी से समझ सके। तो कभी कभी रंगारेख मानचित्र में केवल एक ही रंग की विभिन्न छायाएं भी बनाई जाती है, जिनको हम टिल्ट मैप कहते हैं, या इनको हम स्तर रंजक या स्तरित मानचित्र भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस समय हम जो एक ही रंग के भिन्न भिन्न स्तर ले रहे हैं, उनसे हमारा कोई मात्रात्मक बोध नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है बताना कि जिन स्तरित मानचित्रों का उद्देश्य वितरणों के घनत्व या मात्राओं को प्रकट करना होता है, उनकी गणना गुणात्मक मानचित्रों में या गुणात्मक आरेखों में नहीं होती, बल्कि वो मात्रात्मक मानचित्रों की श्रेणी में आएंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये एक गुणात्मक विधि है, जिसके द्वारा हम मानचित्रों पर विभिन्न प्रकार के लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं।